बच्चों, कल हम लोगों ने इन 5 क्वेश्चनों के आंसर्स किए थे, जिनमें पहला क्वेश्चन था साझेदारी क्या है, दूसरा क्वेश्चन था साझेदारी की विशेषताएं बताइए, तीसरा क्वेश्चन था साझेदारी संलेख क्या है, चौथा क्वेश्चन था साझेदार के अधिकार व दायित्व बताइए, और पांचवा क्वेश्चन था साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। कल के इन 5 क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के कई बच्चों ने प्रॉब्लम अपनी बताई कि इनका आंसर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन था कि पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ बताइए। राइट्स का मतलब पार्टनर के क्या अधिकार हैं, मतलब पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, ठीक है। और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि क्या ऐसे काम हैं जो पार्टनर से उम्मीद की जाती है कि वो ये जरूर करेगा। राइट्स का मतलब हुआ जैसे क्या क्या है। पहला राइट लिखा हुआ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि वो व्यवसाय के संचालन में व प्रबंध में हिस्सा ले सकता है। दूसरा, द राइट टू बी कंसल्टेड एंड हियर्ड इन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब वो हर उस चीज़ में अपनी राय दे सकता है या उससे बात की जा सकती है जो व्यवसाय से संबंधित हो। फिर है द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। यहाँ पे इक्वली वर्ड लिखा हुआ है, इक्वली नहीं होता, नॉट नेसेसरी कि इक्वली ही हो, ये डिपेंड करता है साझेदारी संलेख में क्या है, लेकिन उसे अधिकार है कि वो लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करे। फिर है द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये बात भी उस है कि अगर वो लोन देता है मान लो किसी को, या एडवांस कैपिटल देता है फर्म को, तो उसे 6% के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और था द राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट हिज कंसेंट। कोई भी पार्टनर नए साझेदार के प्रवेश को रोक सकता है। साझेदार का प्रवेश तभी होता है नए साझेदार का जब सभी साझेदार सहमत हो। तो कोई एक पार्टनर चाहे तो रोक सकता है, क्योंकि वो डिसएग्री कर गया तो नए पार्टनर का प्रवेश साझेदारी में नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। जैसे ड्यूटी पहली लिखी हुई है कि एवरी पार्टनर मस्ट diligently carry on business of the firm for the general common advantage. There is no remuneration unless otherwise agreed upon. सभी साझेदारों को अपनी फर्म के व्यवसाय का काम पूरे ईमानदारी से और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इसके लिए जब तक पहले से एग्री ना हो उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। फिर लिखा हुआ है एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, और विश्वसनीय होना चाहिए। फिर थर्ड लिखा हुआ है अ पार्टनर इज बाउंड टू कीप एंड रेंडर ट्रू प्रॉपर एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड मस्ट अलाउ अदर पार्टनर्स टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। मतलब सभी साझेदार को या किसी साझेदार को फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो करेक्ट अकाउंट बनाने चाहिए, सत्य अकाउंट बनाने चाहिए, और अगर कोई दूसरा पार्टनर उन अकाउंट्स की कॉपी मांगता है तो उपलब्ध करानी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से ये ड्यूटीज़ हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, तो कम से कम 4 राइट्स पार्टनर के और 4 ड्यूटीज़ पार्टनर्स की ये आपको लिखना होगा उसके आंसर में। अब बात करते हैं आज की। आज हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे उनमें हमें इन 5 क्वेश्चनों के आंसर्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्या क्या हैं? व्हाट इज गुडविल, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, गुडविल को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से तत्व हैं। राइट द नेम ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमने क्वेश्चन केवल रखा है कि आपको नाम लिखना है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, क्योंकि कई बार बोर्ड में ये बात पूछी गई है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थ्योरेटिकल देख रहे हैं केवल। अगला लिखा हुआ है राइट सर्कमस्टांसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उन परिस्थितियों को बताइए जिन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आखिरी क्वेश्चन था कि राइट द टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, कि साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। गुडविल का मतलब हिंदी में होता है ख्याति। ख्याति हम लोग जानते ही हैं कि प्रसिद्धि या ख्याति, किसी को ख्याति या प्रसिद्धि कब मिलती है? जब वो अच्छा काम करता है, लगातार अच्छा काम करता रहता है, तो उसे ख्याति मिलती है, उसे गुड प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है। ख्याति एक ऐसी चीज़ है जिसका उसे डिफाइन करना या उसकी वैल्यू पता कर पाना ये थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि ख्याति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई देती हो, जिसको हम छू सकते हो, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। ये एक अमूर्तवान संपत्ति होती है, तो इसका हम लोगों को केवल अनुमान लगाना होता है। ख्याति की अगर एक लाइन की परिभाषा या अर्थ की बात करें तो अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को हम ख्याति कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बाज़ार में देखते हैं कि एक ही जैसे व्यवसाय की दो दुकानें होती हैं, लेकिन एक दुकान ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, एक दुकान थोड़ा उतनी अच्छी नहीं चल रही होती है, जबकि दोनों ही लोग सेम चीज़ें बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस दुकानदार की जो ज़्यादा बेच पा रहा है उसकी ख्याति ज़्यादा है, लोग उसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो ख्याति जो है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को हम ख्याति कहते हैं। चूंकि ये एक ऐसी संपत्ति है जो बेची जा सकती है, इस प्रसिद्धि को कुछ विशेष परिस्थितियों में बेचा जा सकता है, इसलिए अकाउंट में हमें इसके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं। ख्याति को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, ख्याति को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पे लोकेशन ऑफ द फर्म एंड टाइप ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय कहाँ पर स्थित है, ये बात भी उसकी ख्याति को प्रभावित करता है। कोई दुकान अगर ऐसी जगह है जहाँ आना जाना आसान है, लोग आसानी से आ जा सकते हैं, उसकी ख्याति ज़्यादा होगी, और कोई अगर ऐसी जगह नहीं है तो उसकी ख्याति कम होगी। लाइसेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास लाइसेंस कुछ चीज़ों के होते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो दो दुकानें हों और एक के पास इंपोर्ट लाइसेंस है और एक के पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है, मतलब वो आयात व्यापार कर सकता है और एक आयात व्यापार नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है जो आयात व्यापार कर सकता है उसकी ख्याति अधिक होगी। अगला है नेचर ऑफ कस्टमर। कस्टमर का नेचर भी कभी कभी इफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को या गुडविल ऑफ द फर्म को। ठीक है, हालांकि लोगों के नेचर को पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के कस्टमर ऐसे होते हैं जो उसी दुकान पे ही जाएंगे या कहीं और नहीं जाएंगे, तो लोगों के नेचर को भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन लोगों का नेचर भी जो है किसी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करता है। और आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है द क्वालिटी एंड पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई दुकानदार जिन चीज़ों को बेच रहा है या कोई फर्म जो व्यवसाय कर रही है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और वो कितना ज़्यादा उसे पब्लिसिटी कितनी कर पा रहा है या विज्ञापन कितना कर पा रहा है अपने प्रोडक्ट की, इस पर भी ख्याति डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मूल्यांकन कैसे करें, गुडविल की कीमत कैसे निकालें, तो यहाँ पे केवल मेथड के नाम हैं। गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए 4 मेथड हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा मेथड है एन्युटी मेथड। इन मेथड्स के विषय में डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। अब अगला टॉपिक था कि ख्याति का मूल्यांकन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की जो हम लोगों की किताब में या जो हम लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं उसकी 4 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कभी संस्था में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। एक्चुअली पार्टनरशिप में पार्टनर्स की संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, ज़रूरत पड़ने पर नए पार्टनर को एडमिट कर लिया जाता है या पुराने पार्टनर्स को रिटायर कर दिया जाता है, तो एक वो स्थिति हो गई। अगला हो गया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो रिटायर हो जाए। एट द टाइम व्हेन अ चेंज इज मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, जब कभी साझेदार आपस में अनुपात बदल लेते हैं अपने लाभ हानि के बंटवारे का, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा पॉइंट है
एट द टाइम व्हेन फर्म इज सोल्ड टू एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। आखिरी पॉइंट है, जब कभी फर्म को किसी दूसरी फर्म को या किसी व्यक्ति को या कंपनी को बेचा जाता है, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगली बात थी कि साझेदारों के पूंजी खातों के प्रकार बताओ। दरअसल साझेदार जो भी कुछ फर्म से लेन देन करता है, मतलब फर्म से में पैसा लगाता है, दैट मीन्स कैपिटल लगाता है, या फर्म से पैसा निकालता है, दैट मीन्स कैपिटल विड्रॉ करता है या ड्राइंग्स करता है, तो पार्टनर और फर्म के बीच में होने वाले व्यवहारों को लिखने के लिए जिस अकाउंट का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो तरीके से हो सकते हैं। ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है क्लियरली कि किस तरीके के रखने हैं, लेकिन केवल दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स रखा जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है। और दूसरा हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया परिवर्तनीय या परिवर्तनशील पूंजी खाते। अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। फिक्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली पार्टनर्स के ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। फिक्स जैसा कि इसका नाम है, इस खाते में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस में कोई बदलाव नहीं होता जब तक कि कोई पार्टनर पूंजी लगाए ना या पूंजी निकाले, तब तक कैपिटल फिक्स रहती है। और कैपिटल के अलावा बाकी होने वाले सभी सौदों को एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं करंट अकाउंट, उसमें लिखा जाता है। और दूसरा मेथड था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे इसका नाम ही है फ्लक्चुएटिंग का मतलब परिवर्तनशील। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पूंजी में बदलाव हो सकता है। तो पूंजी में बदलाव हो सकता है, इसलिए साझेदार से संबंधित सभी सौदों का लेखा केवल पूंजी खाते में किया जाता है और यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। अब बात आती है कि चल पूंजी खाता और स्थायी पूंजी खाते में अंतर क्या है। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे चार डिफरेंसेस किताब में दिए गए हैं। पहला डिफरेंस लिखा हुआ है जिसका बेसिस ऑफ डिफरेंस है चेंज इन कैपिटल। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एवरी ईयर एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे उसने कहा कि पूंजी खाते का शेष हर साल नहीं बदलता है जब तक कि नई पूंजी लगाई ना जाए, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर साल बदलता रहता है। दूसरा लिखा हुआ है कैपिटल एंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। फिर बैलेंस लिखा हुआ है। फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों बैलेंसेस आ सकते हैं, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि कैसे क्या सौदे कहाँ लिखते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, सैलरी, कमीशन या जो भी कुछ है जो पार्टनर को मिलना है या लिया जाना है वो उसके करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही लिख दी जाती हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी काम इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।